ठीक। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को करेंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो चैप्टर्स अपन पढ़ रहे हैं उस चैप्टर्स का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसके अंदर अपन ने किस किस टॉपिक को कवर कर लिया है, तो जो इस सीरीज़ का जो पार्ट 1 है वो आ चुका है और वो अपलोड हो चुका है। आप जाके पहले वो देखिएगा, फिर इसको आके देखिएगा। तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर अपन ने एक न्यू नेशन स्टेट के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए उनको उनको भी डिटेल में पढ़ा था। तो आप पहले वो जाइए, फिर ये वीडियो देखिए। आपको फिर एक प्रकार से फ्लो बन जाएगा, सहायता होगी इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टीशन। पार्टीशन क्या है, क्यों हुआ पार्टीशन, उसकी क्या प्रोसेस रही, उसके क्या परिणाम निकल के सामने आए। तो जो अपनी अगली वीडियो है उनमें अपन और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो सेशन में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक का नाम है पार्टीशन, तो समझेंगे ये पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों को मूव करना पड़ा यहाँ से वहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी समझेंगे। साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन, जो लोग यहाँ से दूसरी जगह गए उनकी किस तरीके से सहायता की गई उसको भी समझेंगे डिटेल से। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अक्सर चाहे वो एमपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन है कि पार्टीशन क्या है, विभाजन किसे कहते हैं, व्हाट इज पार्टीशन। तो 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइडेड हो गया। पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइडेड हो गया और इसी डिविजन्स को क्या कहा गया, पार्टीशन कहा गया। तो फिर से समझ लीजिए पार्टीशन किसे कहते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया को दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। इसी डिवीजन को इसी डिविजन्स को क्या कहा जाता है, पार्टीशन कहा जाता है। और जब दो इंडिपेंडेंट टेरिटरीज बनी, इंडिया और पाकिस्तान, तो इनको सेपरेट करने के लिए नई बॉर्डर्स भी बनाई गई। तो ये था पार्टीशन। आशा करते हैं पार्टीशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कुछ भी चीज़ ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना कि व्हाई डिड पार्टीशन हैपन्स, आखिर पार्टीशन क्यों हुआ था, उसके पीछे कौन से रीजंस हैं। तो उससे पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी सामने निकल के आती है जो कि है टू नेशन थ्योरी। तो ये टू नेशन थ्योरी क्या है, तो इंडिपेंडेंस के पहले मुस्लिम लीग जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने इस थ्योरी को क्रिएट किया था और नाम दिया था टू नेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन टू पीपल। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर एक नहीं दो तरह के लोग रहते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी एक सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स के लिए। टू नेशन थ्योरी क्या है, मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी क्रिएट की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका क्या कहना था कि इंडिया के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, एक नहीं, हिंदूज और मुस्लिम। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी, जिसे क्या कहा गया, पाकिस्तान कहा गया। तो ये थी टू नेशन थ्योरी। अब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस थ्योरी को लेकर क्या विचार थे, क्या कहना था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस थ्योरी को पूरी तरीके से इसका विरोध करती थी, अपोज करती थी, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की डिमांड थी उसको, उसका भी ये क्या करते थे, अपोज करते थे उसको। क्यों करते थे, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि जितने भी इंडियंस, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, वो एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, वो एक ही नेशंस के हैं। तो अब रीजंस देख लेते हैं कि कौन से तीन रीजंस थे जिनकी वजह से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था। तो पहला पॉइंट है सर्वल पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो 1947 में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी, कुछ ऐसे राजनीतिक
डेवलपमेंट्स हुए जिनकी वजह से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। सेकंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तो ये सेकंड रीजंस था। और थर्ड रीजंस की बात करें तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से ये फाइनली पाकिस्तान का क्रिएशन किया गया 1947 में। अब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो टर्म है वो है रेफ्यूजीज़। तो ये रेफ्यूजीज़ कौन लोग होते हैं और माइग्रेंट्स किसे कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों टर्म्स हैं। तो पहला रेफ्यूजीज़ को पढ़ लेते हैं। रेफ्यूजीज़ किन्हें कहते हैं? तो रेफ्यूजीज़ वो लोग होते हैं जिन्हें मजबूरी में अपने घर को छोड़ना पड़े। तो रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मजबूरी की वजह से अपने घर को छोड़ना पड़े और दूसरी जगह जाना पड़े, जैसे या तो वॉर हो जाए या हिंसा या कोई खतरा आ जाए। तो इन सारी कंडीशन में किन्हीं लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े और किसी दूसरी जगह जाना पड़े, उनको बोलते हैं रेफ्यूजीज़। तो ये क्यों करते हैं, ये क्यों मूव होते हैं? तो सेफ्टी के लिए ये अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे लोग पार्टीशन के दौरान मूव किए थे। तो माइग्रेंट्स किसे कहते हैं? तो माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ जाते हैं। माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ जाते हैं, अच्छे काम की तलाश में, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, बेटर लाइफ मिल सके, तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ जाते हैं, अपनी सुविधा के लिए वहाँ जाते हैं, तो उनको माइग्रेंट्स कहते हैं। उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, अच्छी सुविधाएं मिल सके, अच्छी चीज़ें वो प्राप्त कर सकें, इसके लिए वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई पर्सन मूव करता है एक सिटी से दूसरी सिटी एक अच्छी जॉब के लिए। तो ये थे रेफ्यूजीज़ और माइग्रेंट्स। तो रेफ्यूजीज़ का मतलब क्या होता है? तो ऐसे लोग जिनको मजबूरी में अपने घर को छोड़ना पड़े और दूसरी जगह जाना पड़े, या तो वॉर की वजह से, वायलेंस की वजह से, या किसी खतरे की वजह से, उनको माइग्रेंट्स कहते हैं, उनको रेफ्यूजीज़ कहते हैं। और माइग्रेंट्स किसे कहते हैं? जिन्हें जो लोग अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, काम की तलाश के लिए, अच्छा एजुकेशन मिल सके, बेटर लाइफ के लिए, उन्हें कहते हैं माइग्रेंट्स। तो ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। आपको लगता है इनमें फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इनको इजी ट्रिक याद करने की, तो जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनको फोर्स किया जाता है मूव होने के लिए, उनको मजबूर किया जाता है मूव करने के लिए। माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जिन्हें वो अपनी मर्जी से खुद मूव करते हैं, अपना रास्ता खुद चूज़ करते हैं जहाँ उनको जाना रहता है। तो जो अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं उनको माइग्रेंट्स कहते हैं। जिन्हें मजबूरी में मूव करना पड़े, जिन्हें फोर्स किया जाए मूव होने के लिए, उनको रेफ्यूजीज़ कहते हैं। एक वर्ड और सुना होगा आपने, माइग्रेशन। ये माइग्रेशन किसे कहते हैं? तो माइग्रेशन लोगों के मूवमेंट को कहते हैं। जब लोग मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए, उसी को कहते हैं माइग्रेशन कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स आपके लिए समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टीशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ था, बहुत सारे लोगों को मजबूरी में अपने घर को छोड़कर एक दूसरी प्लेस के लिए मूव करना पड़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोगों को मजबूरी में अपने घर को छोड़कर दूसरी प्लेसेस के लिए मूव करना पड़ा था, या तो किसी वॉर की वजह से, वायलेंस की वजह से, या कोई अदर प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी प्लेस के लिए जाना पड़ा था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पार्टीशन के दौरान लाखों लोगों को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ गया था। बहुत सारे हिंदूज और सिख्स पाकिस्तान से इंडिया आए थे और मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो एक प्रकार से मानव के इतिहास में इतना बड़ा सबसे बड़ा लार्जेस्ट माइग्रेशन देखा गया था पार्टीशन के दौरान। तो अब प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की थी लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के दौरान? तो बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़कर आना पड़ा था, जो प्रॉपर्टी थी उनके पास सारी की सारी प्रॉपर्टी छोड़कर जाना पड़ा था। साथ ही साथ कुछ लोग तो फैमिली मेंबर से ही सेपरेट हो चुके थे, अलग हो चुके थे। वायलेंस और दंगे का वो लोग शिकार बने थे।
सामना करना पड़ा था उनको, खाना उनको सही तरीके से नहीं मिल पाया था, शेल्टर ना तो उनको रहने की जगह मिल रही थी, ना उनकी सुरक्षा सही तरीके से हो पा रही थी। तो एक प्रकार से उनके मन में डर बैठ गया था कि अब हमारा क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो ये सारी समस्याएं डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ रही थी। अब उसके बाद एक अगला इम्पॉर्टेंट टर्म रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो पीपल डिस्प्लेस पीपल, जो पीपल यहाँ से वहाँ गए हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस गए हैं, तो उनको सेटल होने में सहायता करना, वो एक अच्छी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सके, उनकी सहायता करना, इसी को कहते हैं रिहेबिलिटेशन। तो सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए थे उनकी सहायता करने के लिए, तो उनको रेफ्यूजी कैंप्स बनाए थे। तो ये रेफ्यूजी कैंप्स क्या होते हैं? तो रेफ्यूजीज वो लोग होते हैं जिनको मजबूरी में अपने घर बार को छोड़कर किसी दूसरी प्लेस पे जाना पड़े। तो सरकार ने उन लोगों के लिए क्या बनाए थे? ऐसे कैंप्स बनाए थे। इन कैंप्स में वो आकर यहाँ रहे थे। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो उनको सरकार ने फूड प्रोवाइड कराया था, क्लोथ प्रोवाइड कराए थे, उनको रहने के लिए शेल्टर दिया था, घर दिया था। बहुत सारे लोगों को जॉब ढूंढने में सहायता की गई थी, उनको लैंड दिया था, हाउसेस प्रोवाइड किए गए थे बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए, उनको सपोर्ट किया था हर सरकार ने, हर एक तरफ से उनको उनकी लाइफ को फिर से नए तरीके से बिल्ड करने में। तो ये सारे स्टेप्स थे जो सरकार ने लिए थे उनकी सहायता करने के लिए। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, की पार्टीशन की क्या प्रोसेस रही, कौन सी मेथड अपनाई पार्टीशन करने में, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करने में कौन सी मेथड, कौन सी प्रोसेस को अपनाया गया। तो जो ब्रिटिश इंडिया था, डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइड किया जाएगा टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज में, इंडिया और पाकिस्तान। इसी को क्या कहा गया? पार्टीशन कहा गया। तो ये जो पार्टीशन था इतना आसान नहीं था और इसको इम्प्लीमेंट करना और भी मुश्किल था। तो ये जो पार्टीशन किया गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो पार्टीशन किया गया किस बेसिस पे किया गया, किसके आधार पर किया गया? तो रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर किया गया। ये रिलीजियस मेजॉरिटी का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि जिस एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा हैं वो किसका पार्ट रहेंगे? पाकिस्तान का। और रिमेनिंग पार्ट किसके साथ रहेगा? इंडिया का। तो रिलीजियस मेजॉरिटी का मतलब है कि जिस एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है वो किसका पार्ट रहेंगे? पाकिस्तान का। जो एरियाज़ जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कम है वो एरियाज़ किसके साथ रहेंगे? इंडिया के साथ रहेंगे। तो ये प्रिंसिपल अपनाया, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी को अपनाया गया पार्टीशन के दौरान। तो ये प्रोसेस रही पार्टीशन करने की। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी जब पार्टीशन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया गया पार्टीशन की प्रोसेस के दौरान। तो जब ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये मेन 4 प्रॉब्लम्स थी जो फेस की गई थी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉब्लम्स क्या थी कि नो सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। सेकंड प्रॉब्लम अपोजिशन टू पार्टीशन। तीसरी प्रॉब्लम डिविजन्स ऑफ पंजाब एंड बंगाल। जो चौथी प्रॉब्लम थी द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज। इनको एक एक कर समझेंगे। पहली प्रॉब्लम्स है नो सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, यानी ब्रिटिश इंडिया के अंदर ऐसा कोई एक एरिया नहीं था, एक कंटिन्यूस एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा हो। तो दो ऐसे एरियाज़ थे, दो ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। कौन कौन से वो एरियाज़ थे? एक वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम पे बांग्लादेश है आज का। तो और ये दो रीजन्स थे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ये सेपरेटेड किस थे? एक बहुत बड़े पार्ट से, इंडिया के बहुत बड़े पार्ट से ये सेपरेटेड थे। तो मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि तो दो ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी, एक वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जो आज क्या है? बांग्लादेश है।
कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि बांग्लादेश किस ईयर में बना था। और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया का, इन दोनों पार्ट को सेपरेटेड कर रहा है। तो क्या रिजल्ट निकल के आता है? तो रिजल्ट ये निकल के आता है पाकिस्तान क्रिएट किया गया, लेकिन इन दोनों सेपरेट पार्ट्स को मिलाकर क्रिएट किया गया, और ये दोनों पार्ट कनेक्टेड नहीं थे, ये दोनों पार्ट कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से। इन दोनों पार्ट के बीच इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट आ रहा था, तो इन दोनों को मर्ज करना एक प्रकार से बहुत मुश्किल था। तो ये समस्या आ रही थी, पहली प्रॉब्लम आ रही थी प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की जब प्रोसेस चल रही थी तो ये समस्या आ रही थी। अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी। तो जो सेकंड प्रॉब्लम्स थी, अपोजिशन टू पार्टीशन। सेकंड प्रॉब्लम्स की बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम्स क्या है? अपोजिशन टू पार्टीशन। तो कुछ लीडर्स ऐसे थे, कुछ रीजंस ऐसे थे जो इस पार्टीशन का अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। जैसे एक एरियाज की बात करें तो उस एरियाज के लीडर का नाम निकल के सामने आता है खान अब्दुल गफार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने टू नेशन थ्योरी का अपोज किया था। तो ये लीडर हैं, कहाँ के लीडर हैं, किस रीजन्स के ये लीडर हैं? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहाँ पे आता है? तो ये वाला रीजन्स आप देख रहे हैं, इसी रीजन्स को क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये प्रोविंस, ये वाला पूरा का पूरा रीजन्स क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था कि हमें ब्रिटिश इंडिया, हमें पाकिस्तान के साथ ज्वाइन नहीं होना। फिर क्या किया गया बाद में? लेकिन जो इनके जो लीडर्स थे, उनके जो व्यूज़ थे, उनको इग्नोर किया गया और बाद में NWFP को पाकिस्तान का पार्ट बना दिया गया। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि कुछ लीडर्स ने पार्टीशन का अपोज किया, विरोध किया, लेकिन उनके ओपिनियंस को नहीं माना गया और बाद में एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में उन पार्ट्स को पाकिस्तान में मिला लिया गया। तो दो प्रॉब्लम्स अपन ने समझी कि कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा हो। सेकेंड प्रॉब्लम्स क्या थी कि अपोजिशन टू पार्टीशन, कुछ लोग इस पार्टीशन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। तीसरी प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। जो थर्ड प्रॉब्लम्स थी अपनी, वो डिविजन्स ऑफ पंजाब एंड बंगाल, कि पंजाब और बंगाल का डिवीज़न कैसे किया जाए। ये प्रॉब्लम्स क्यों निकल के आ रही थी? क्योंकि पंजाब के अंदर और बंगाल के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज भी थे और साथ ही साथ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज भी थे। तो बंगाल को डिवीज़न करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो इन प्रोविंस को भी डिवाइड किया गया, किस बेसिस पर? रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पर। लेकिन जो इनके फाइनल बॉर्डर्स थे, इनकी बाउंड्री क्या रहेगी, इनके क्या बॉर्डर्स रहेंगे, वो डिसाइड नहीं किए गए थे इंडिपेंडेंस के पहले। तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है कि पाकिस्तान का पार्ट है, ऑन 15 अगस्त 1947, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो एक प्रकार से डीपेस्ट ट्रॉमा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि डीपेस्ट ट्रॉमा क्यों कहते हैं? क्योंकि पार्टीशन के दौरान बहुत सारा नुकसान पहुंचाया था, बहुत सारी समस्या हुई थी डिविजन्स करने में पंजाब और बंगाल के, इसलिए इसको पार्टीशन का डीपेस्ट ट्रॉमा कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद माइनॉरिटीज़ के साथ क्या समस्याएं थी? तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थी पार्टीशन के दौरान। तो जो माइनॉरिटीज़, जो नए बॉर्डर्स बनाए गए थे, तो जो नए बॉर्डर्स बनाए गए थे तो उनके दोनों तरफ माइनॉरिटीज़ रह रहे थे। तो जब नए बॉर्डर्स बनाए गए तो बहुत सारे हिंदूज और सिख्स कहाँ रह गए? पाकिस्तान में, और बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया में रह गए। तो ये जो लोग थे, ये सडनली अनसेफ महसूस करने लगे। तो अपनी ही प्लेस पे देखो, जो जब नए बॉर्डर्स बनाए गए तो जब नए बॉर्डर्स बनाए गए तो जो कुछ हिंदूज और सिख्स कहाँ पे रह गए? पाकिस्तान में, और कुछ मुस्लिम्स कहाँ पे रह गए? इंडिया में रह गए।
तो ये अपने ही लैंड में जहाँ वो रहते थे पहले से, जहाँ उनके पूर्वज के पूर्वज, जहाँ उनके पूर्वज के पूर्वज रहा करते थे, वो जहाँ उनकी फैमिलीज रहा करती थी, उसी प्लेस पर अनसेफ महसूस करते थे, उसी प्लेस पर वो अनसेफ महसूस करने लगे थे। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि पार्टीशन हो चुका है, तो बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, माइनॉरिटीज को टारगेट बनाया गया अटैक्स का। जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि ये जो वायलेंस था वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके अनकंट्रोलेबल हो गया। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड, बहुत सारी फैमिलीज को मजबूर किया गया अपने घरों को छोड़ने के लिए, और उनको बहुत कम टाइम दिया गया अपने घर को छोड़ने के लिए और दूसरी प्लेस पे जाने के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, तो लाखों लोग माइग्रेट हुए इंडिया और पाकिस्तान से अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स समझ निकल के आ रही थी माइनॉरिटीज़ को लेकर। उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो प्रॉब्लम्स निकल के सामने आ रही थी पार्टीशन के दौरान। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, लेकिन दो सेपरेट पार्ट्स, यानी कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं था ब्रिटिश इंडिया के दौरान जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंटिन्यूसली हो। तो दो सेपरेट पार्ट से पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था। सेकंड, कुछ ऐसे लीडर्स थे जो क्या कर रहे थे, पार्टीशन का अपोज कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, बाद में उन पार्ट्स को मिला लिया गया। तीसरा पार्ट, पंजाब और बंगाल का डिवाइड, इनको किस तरीके से डिवाइड किया जाए। तो इसको डिवाइड करने में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी भी थी और कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे। तो इसको डिवाइड करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चौथी प्रॉब्लम्स क्या थी, तो मिलियंस, लाखों लोग मेजोरिटी बन गए थे। तो लाखों लोग जो अपने ही घर में रह रहे थे, तो वो मेजोरिटी बन चुके थे पार्टीशन के बाद। तो अपने ही प्लेस पे वो, जहाँ उनकी जनरेशन, जहाँ उनके पूर्वज के पूर्वज रह रहे, जहाँ उनकी फैमिली रह चुकी है, वहीं पे वो अनसेफ महसूस करने लगे थे। तो पार्टीशन की वजह से हिंसा देखने को मिली, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेशन करने पड़े, बहुत सारे लोगों को दुखों का सामना, कष्ट का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद पार्टीशन के कारण कौन कौन से परिणाम निकल के सामने आए, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हुए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो ये 9 तरीके के परिणाम निकल के सामने आते हैं पार्टीशन के। पहला परिणाम क्या है, मैसिव ह्यूमन माइग्रेशन, यानी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने माइग्रेट किया था एक प्लेस से दूसरी प्लेस, इसको समझेंगे। वायलेंस एंड किलिंग, हाँ, कम्युनल वायलेंस और किलिंग देखने को मिली थी, इसको समझेंगे। साथ ही साथ रेफ्यूजीज को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसको समझेंगे। माइग्रेशन के दौरान किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, उसको समझेंगे। महिलाओं पर और बच्चों पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा पार्टीशन का, उसको भी समझेंगे। लिटरेचर और फिल्म्स का क्या रोल रहा पार्टीशन में, उसको समझेंगे। हर एक चीज़ का पार्टीशन किया गया, चाहे वो एसेट्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको भी समझेंगे। रिलीजियस डाइवर्सिटी पे कौन कौन सा चैलेंजेस निकल के आया, उसको समझेंगे। और अडॉप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म, इसको लास्ट में अडॉप्ट किया गया, उसको भी समझेंगे। इसको क्यों अडॉप्ट किया गया, उसको भी समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो पॉइंट है अपना, उसका नाम है मैसिव ह्यूमन माइग्रेशन। तो पार्टीशन की वजह से मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि लार्जेस्ट और मोस्ट सदर्न माइग्रेशन देखने को मिला था। मतलब पार्टीशन की वजह से लाखों लोगों को सडनली माइग्रेट करना पड़ गया था एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ऐसा पहले कभी ह्यूमन हिस्ट्री में, पहला मानव के इतिहास में नहीं हुआ था। लगभग 80 लाख लोगों को
नए बॉर्डर्स को क्रॉस करना पड़े थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े थे, अपने बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ गया था। बहुत सारे हिंदूज और सिख्स को पाकिस्तान से भारत आना पड़ा था, मुस्लिम्स को इंडिया से पाकिस्तान वो गए थे। तो एक प्रकार से मैसिव ह्यूमन माइग्रेशन, तो एक प्रकार से लाखों लोगों का सडनली माइग्रेशन देखने को मिला था पार्टीशन के दौरान। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट क्या है, कम्युनियल वायलेंस एंड किलिंग। तो एक बड़े पैमाने पर पार्टीशन के दौरान दंगे हुए थे, हिंसा हुई थी, दोनों बॉर्डर के दोनों साइड, दोनों के बॉर्डर साइड बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों पर अटैक किए गए, उनको धर्म के नाम पर उनको मारा गया। लगभग 5 से 10 लाख लोग 5 से 10 लाख लोगों को मार दिया गया था। 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जो लाइफ थी वो गंवानी पड़ी थी। कुछ सिटीज जैसे सिटीज लाहौर, अमृतसर, कोलकाता कम्युनल जोन्स बन गए थे, यानी कि कुछ जोन्स बन चुके थे कि अगर इस जोन्स पर हिंदू और सिख मेजॉरिटी ज़्यादा है तो वहाँ मुस्लिम जाना पसंद नहीं करती थी। अगर कुछ एरियाज़ में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहाँ पे हिंदू और सिख जाना पसंद नहीं करते थे। तो ये जोन्स में डिवाइड हो चुके थे एरिया। तो एग्जाम्पल में लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, तो सिटीज़ डिवाइड हो चुकी थी, कम्युनल जोन्स बन चुके थे। तो ये था सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेज। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेज पे चलते हैं कि रेफ्यूजीज़ के साथ क्या समस्याएं थी, उनको किस तरीके की कष्ट का सामना किस तरीके की कष्ट का सामना करना पड़ा था। तो लाखों रेफ्यूजीज़ को मजबूर किया गया था अपने घर को छोड़ना, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उनको लंबे समय तक रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा था, कुछ लोगों को कई महीने तक और बहुत सालों तक लगभग रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ गया था। तो उन रेफ्यूजीज़ ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना किया, तो उनको खाना सही तरीके से नहीं मिला, रहने को कुछ लोगों को तो शेल्टर तक नहीं मिल पाया, उनको पुअर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने उनकी पूरी तरीके से सहायता नहीं की। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का, ये सारे कष्टों का सामना करना पड़ा रेफ्यूजीज़ को। चौथे कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है हार्डशिप ड्यूरिंग माइग्रेशन। तो जब लोग ट्रेवल कर रहे थे, यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहे थे, इस समय किस प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ा, किस कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। तो कुछ लोग तो पैदल ही माइग्रेट कर गए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पैदल ही गए, कुछ लोग ट्रेन से गए। तो अभी दिखाएंगे कि ट्रेन से गए तो ट्रेन में किस तरीके के हालात थे, और कुछ लोगों ने अपने घोड़े से, बैलगाड़ी से, अदर कोई तरीके से यहाँ से वहाँ वो लोग माइग्रेट किए गए। तो जब माइग्रेट वो लोग कर रहे थे, माइग्रेशन के दौरान उन पर अटैक किए गए, जब वो ट्रेवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उन पर अटैक किए गए, उनको चोट पहुंचाए गए, कि बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे लोगों को तो लूट लिया गया जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो ये सारी समस्याएं आ रही थी जब लोग क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो ये आप ट्रेन देख रहे हैं, ये रेफ्यूजीज हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। तो बैठने के लिए जगह नहीं थी अंदर, ऊपर बैठ के वो लोग जा रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं आ रही थी रेफ्यूजीज के सामने, इस तरीके की मुश्किल आ रही थी। अब पांचवा पॉइंट, महिलाओं को क्या इम्पैक्ट पड़ा, महिलाओं को क्या इम्पैक्ट पड़ा और बच्चों को क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पार्टीशन का। तो जो लगभग थाउजेंड्स, हजारों महिलाओं को किडनैप कर लिया गया था। बहुत सारी महिलाओं को मजबूर किया गया था अपने रिलीजियंस को चेंज करने के लिए। बहुत सारी महिलाओं के साथ उनके विल के अकॉर्डिंग, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की गई थी। बहुत सारी महिलाओं को तो अपनी ही फैमिली मेंबर्स ने मार दिया था। क्यों मार दिया था? फैमिली ओनर को बचाने के लिए, फैमिली की रिस्पेक्ट बचाने के लिए, फैमिली की इज्जत बचाने के लिए बहुत सारे फैमिलीज मेंबर ने अपनी महिलाओं को मार दिया था। तो ये इम्पैक्ट पड़ा था पार्टीशन का महिलाओं पर। बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था पार्टीशन का? तो बहुत सारे चिल्ड्रंस थे जो कि अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से अलग हो चुके थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो होमलेस हो चुके थे। अब उनके पास रहने के लिए ना तो घर था, वो एक प्रकार से वो अनाथ हो चुके थे। तो ये पार्टीशन का इम्पैक्ट पड़ा था वुमेन्स और चिल्ड्रंस
चरण पर। अब चलते हैं 6 पॉइंट पर। लिटरेचर और फिल्म्स का क्या रोल रहा है पार्टीशंस में? तो जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, जो फिल्म मेकर्स थे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपने दर्द को, उन्होंने अपने दुख को, उन्होंने अपने कष्ट को नोवेल्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से दर्शाया। और उसके अंदर उन्होंने क्या दर्शाया वो, कि बहुत सारे लोगों को मारा मारा जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, बहुत सारे लोगों को मजबूर किया जा रहा है माइग्रेशन करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, बहुत सारे लोगों को अपना घर और फैमिलीज को छोड़ना पड़ रहा है। तो इमोशनल ट्रामा फेस बाय द पीपल, तो इमोशनली भी एक प्रकार से कष्ट सहना पड़ गया था लोगों का। और जो बचे थे, जो सर्वाइवर्स थे, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो सर्वाइवर थे उन्होंने पार्टीशन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया? तो उन्होंने कहा है, जो बच गए थे, डिविजन्स ऑफ पार्टीशन, कि ये तो दिलों का बंटवारा है। तो पार्टीशन को जो सर्वाइवर थे उन्होंने क्या कहा है कि ये तो दिलों का बंटवारा है, डिविजन्स ऑफ हार्ट। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये सिर्फ लैंड का सेपरेट करना नहीं था, उनके फ्रेंड्स का, उनकी फैमिलीज का, उनकी कम्युनिटीज का भी अलग करना था उनसे, इसलिए उन्होंने डिविजन्स ऑफ हार्ट कहा इस पार्टीशन को, दिलों का बंटवारा कहा इस पार्टीशन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पर, अगले कॉन्सिक्वेंसेस पर, जिसका नाम है डिविजन्स ऑफ एसेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिर्फ लैंड का बंटवारा नहीं किया गया, लैंड का पार्टीशन नहीं किया गया, जो बाकी चीज़ें थी जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, रेलवे एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, टेबल, चेयर, बुक, टाइपराइटर, यानी इन सारी चीज़ों का भी बंटवारा, इन सारी चीज़ों का भी पार्टीशन किया गया। और 8 पॉइंट पे चलते हैं, चैलेंजेस। रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेकर कौन सा चैलेंजेस सामने आया? तो जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामने उभर कर आ रहा था कि क्या इंडिया ऑटोमेटिकली एक हिंदू नेशन बन जाएगा? ऐसा क्यों क्वेश्चन निकल के आ रहा था सामने? क्योंकि तो डिड दैट मेक इंडिया नेशन ऑटोमेटिकली? तो जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि इंडिया एक हिंदू नेशन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद भी, इंडिया के पार्टीशन के बाद भी, मुस्लिम्स लगभग 10 से 12% थे इंडिया के अंदर, सिख्स थे, क्रिश्चियंस थे, जीस थे, बुद्धिस्ट थे, पेरिस, पारसीज, जीस। तो अभी भी इंडिया के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। तो और कुछ लोगों को लग रहा था कि क्या इंडिया एक ऑटोमेटिकली हिंदू स्टेट बन जाएगा, और इंडिया के अंदर इतनी सारी रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, तो ये चैलेंजेस निकल के सामने आ रहा था। लेकिन इंडिया ने फिर एक रास्ता निकाला और अडॉप्ट किया किसको? सेक्युलरिज्म को। ये क्या है? तो मोस्ट लीडर रिजेक्ट कर रहे थे टू नेशन थ्योरी को। उनका मानना था कि जितने भी सिटीजन्स उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। इंडिया ने डिसाइड किया कि वो सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करेगा। तो ये क्या है? तो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट ट्रीट्स करेगी जितने भी रिलीजियस हैं इक्वली, उनको समान तरीके से ट्रीट करेगी, कोई भी रिलीजियस को क्या करेगी? फेवर नहीं करेगी उनका। तो ये है सेक्युलरिज्म। तो इंडिया ने सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया था पार्टीशन के बाद। एक बार कॉन्सिक्वेंसेस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस में अपन ने क्या क्या पढ़ा? कि पार्टीशन की वजह से लार्जेस्ट माइग्रेशन देखने को मिला था अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में, लगभग 80 लाख लोगों को मूव करना पड़ गया था। सेकंड, 5 से 10 लाख लोग हिंसा के दौरान मारे जा चुके थे। बहुत सारे लाखों लोगों को तो अपना घर छोड़कर रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ गया था। महिलाओं को किडनैप किया गया था, बच्चों को अपने फैमिली से अलग होना पड़ा था। जो कम्युनिटीज़ लंबे समय से साथ मिलकर रह रहे हैं उनको अलग होना पड़ा था, और इसी को क्या कहा गया? डिविजन्स ऑफ हार्ट कहा गया कुछ लोगों द्वारा। लैंड्स, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट एसेट्स, एम्प्लॉय, हर एक चीज़ को डिवाइड किया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद इंडिया ने सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया। इंडिया ने कहा कि हम सभी के लिए इक्वल राइट, जितने भी रिलीजन है सभी के लिए इक्वल राइट देंगे, किसी भी रिलीजन्स का फेवर नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस निकल के सामने आए आफ्टर पार्टीशन।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, महात्मा गांधी जी सेक्रीफाइस। महात्मा गांधी जी के सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी इंडिपेंडेंस डे के दिन कहाँ थे। तो इंडिया अब इंडिपेंडेंस हो चुका है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कोलकाता में थे और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच, और वो बहुत उदास थे, बहुत नाखुश थे, और वो देखकर इंडिया अब इंडिपेंडेंस हो चुका है तो इंडिपेंडेंस के बाद भी लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, यह देखकर वो बहुत दुखी थे एक प्रकार से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वायलेंस को रोकने के लिए क्या किया? तो गांधी जी ने एफर्ट्स किया इस वायलेंस को स्टॉप करने के लिए। तो गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे और सत्याग्रह में उनका विश्वास था। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम से कहा कि आप इस वायलेंस को, आप जो ये दंगे हो रहे हैं इनको रोक दीजिए और साथ ही साथ शांति से एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए। तो गांधी जी ने ये जो एफर्ट्स किए थे, इससे बहुत हद तक सिचुएशन इम्प्रूव जो कलकत्ता में जो सिचुएशन चल रही थी वो बहुत हद तक इम्प्रूव्ड हुई। तो लोगों ने फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। एटमॉस्फेयर एकदम बिल्कुल शांति भरा हो गया था, लोग खुशी मना रहे थे, इंडिपेंडेंस का जश्न मना रहे थे। लेकिन फिर महात्मा गांधी जी को फास्ट क्यों करना पड़ा, उपवास क्यों रखना पड़ा कोलकाता में? क्योंकि कुछ समय बाद जो दंगे हो रहे थे वो फिर से शुरू हो गए। तो इसको रोकने के लिए गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक यानी फास्ट रखना, यानी उपवास रखना शुरू कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा लोगों पर, और जो ये वायलेंस थे वो रिड्यूस हो गए। वहाँ पे कोलकाता में शांति फिर से वापस आ चुकी थी। फिर उसके बाद अगले ही महीने गांधी जी कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली पहुँच जाते हैं। सितंबर 1947 में महात्मा गांधी जी दिल्ली आ गए हैं और यहाँ पे भी उन्होंने क्या पाया कि बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। और उन्होंने यहाँ आकर, दिल्ली में आकर, मुस्लिम की सुरक्षा के लिए काम किया। जो मुस्लिम इंडिया में रह रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए काम किया। उनका मानना था कि मुस्लिम जो इंडिया में रह रहे हैं उनको भी एक रिस्पेक्टफुल और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उनका मानना था कि इंडिया और पाकिस्तान के गुड रिलेशन, अच्छे संबंध होने चाहिए। तो इसको लेकर उन्होंने काम किया। तो फिर गांधी जी गांधी जी नाखुश थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो ये दंगे हो रहे थे, जो ये हिंसा हो रही थी दिल्ली के अंदर, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। और साथ ही साथ इसको लेकर भी वो चिंतित थे, नाखुश थे कि इंडिया ने पूरे तरीके से पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल शेयर डिसाइड किया गया था वो पे नहीं किया, वो नहीं दिया है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फास्ट रखना, अपना उपवास रखना फिर से शुरू कर दिया जनवरी 1948 में। इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा कि जो दंगे हो रहे थे वो डिक्रीज्ड हो गए, शांति फिर से वापस आ गई दिल्ली में, और मुस्लिम एक सेफ्टी तरीके से वापस अपने घर लौट सके। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो भी एग्री हो गई पाकिस्तान को ड्यूज देने में, जो बचा हुआ अमाउंट था उसको देने में राजी हो गई। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी के कार्य का, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे थे उसका विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी के जो एक्शंस थे वो सभी पसंद नहीं करते थे। तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे बोथ कम्युनिटीज़ के, जो ब्लेम्ड, गांधी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे इस कंडीशंस का, जो कंडीशन देश में हो रही थी, जो वायलेंस हो रहा था, जो दंगे हो रहे थे, तो उस कंडीशंस का, उनकी कंडीशंस का गांधी जी को दोषी ठहराया जा रहा था। लेकिन फिर भी गांधी जी शांति के लिए और यूनिटी के लिए, पीस और यूनिटी के लिए काम करते रहे। असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। अब क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली में थे और वो अपनी इवनिंग प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो वहाँ पे लोग आकर उनसे मिल रहे थे।
उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। ये भी उनसे मिलने पहुंचे, और जब वो ये उनके करीब पहुंचे तो लगभग उनको 3 गोलियां मारी, और नाथूराम जी ने महात्मा गांधी जी को मार दिया, किल्ड कर दिया। तो जब गांधी जी की असैसिनेशन, गांधी जी की हत्या की न्यूज़ कोलकाता तक पहुंची, तो कोलकाता में सारा का सारा क्राउड जमा हो गया, एक प्रकार से इकट्ठा होने लगा। तो ये इमेज आप देख सकते हैं, ये कलकत्ता की इमेज है जब गांधी जी की न्यूज़ पहुंची थी असैसिनेशन की, तो पूरा का क्राउड इकट्ठा हो गया था। उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा महात्मा गांधी जी का डेथ का? तो महात्मा गांधी जी की डेथ के बाद जो कम्युनल वायलेंस हो रहे थे वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो गए थे। जो गुस्सा था, जो नफरत थी पार्टीशन को लेकर, वो भी अब कम हो चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेने लगी थी जो वायलेंस को स्प्रेड कर रहे थे। बहुत सारी संस्थाओं को बैन कर दिया गया था, जैसे राष्ट्रीय सम्य सेवक संघ, इसको कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। लोग अब धीरे धीरे जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उससे धीरे धीरे हटने लगे थे। तो गांधी जी के सेक्रीफाइस की वजह से पीस यूनिटी कंट्री में आई। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है गांधी जी के सेक्रीफाइस, बलिदान का, कि इंडिया में पीस यूनिटी स्थापित हो पाई। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि टू नेशन थ्योरी क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कौन से 3 रीजंस थे जिससे पार्टीशन हुआ था ब्रिटिश इंडिया का? कौन से 2 फैक्टर्स थे जिससे पाकिस्तान क्रिएट हुआ था? कौन से 2 पॉलिटिकल डेवलपमेंट थे 1940 से जिससे पाकिस्तान क्रिएट हुआ था? तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रोसेस को समझाइए, पार्टीशन की क्या प्रोसेस रही। 4 प्रॉब्लम्स को बताइए जो पार्टीशन के दौरान फेस की गई थी। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि कौन से वो 4 प्रॉब्लम्स थी जो पार्टीशन की प्रोसेस के दौरान फेस की गई थी। उसके बाद कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो 6 कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको लिखना है कि पार्टीशन के क्या परिणाम निकल के सामने आए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के विभाजन को दिलों का दिलों के टुकड़े क्यों कहा जाता है, इसको आपको समझाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर लिख के देखना है। उसके बाद कुछ और आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे जैसे ही आप वीडियो प्ले करेंगे और वीडियो प्ले करने के बाद उसे आप पॉज करेंगे, तो यहाँ पे आप मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस मोर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप जब मोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और साथ ही साथ जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चैप्टर्स करके वो मिल जाएगा, चैप्टर्स करके एक टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इसके जरिए आप डायरेक्ट जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो के, उस टॉपिक पर आप पहुँच पाओगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप जिस भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको, जब एक बार वीडियो आपने देख ली नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा ही नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ क्विजेस देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्विजेस भी आपके लिए यहाँ पे दिए जाते हैं, तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आपको यहाँ प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, जो सीरीज चल रही है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की, तो उसकी आपको यहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपके लिए एक प्रकार से पूरी कोशिश है कि आपको बेहतर कंटेंट, सारी की सारी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। तो जो आज की जो क्लास है उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो आज की क्लास में पार्टीशन के बारे में पढ़ा, उसकी क्या प्रोसेस थी, क्या परिणाम निकल के सामने आए, इसके बारे में डिटेल से पढ़ा। तो जो पहला पार्ट था अपना, उसमें अपन ने न्यू नेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, न्यू नेशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में अपन ने पार्टीशन के बारे में पढ़ा। तो ये तीनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें, जो अगली क्लासेस हैं उसमें अपन किसको पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से भारत में मर्ज किया गया, उनके सामने कौन सी समस्याएं निकल के सामने आई, गवर्नमेंट ने कौन सी अप्रोच को अपनाया, इसको पढ़ेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन।
और जो अगला पार्ट आएगा अपना इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के बाद, उसमें अपन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके से स्टेट की बाउंड्री को फिर से ड्रॉ किया गया, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो किताबों से दोस्ती बनाए रखिए, सफलता स्वयं आपका पता ढूंढ लेगी। तो किताबों को आपका अपना मित्र बनाइए, जो सफलता का रास्ता है वो अपने आप स्वयं आपकी तरफ चल के आएगा। तो मेहनत करती रहिए, लगे रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ शेयर करना है और कमेंट करना है। अगर कुछ भी चीज़ और इसमें अपडेट करनी है, कुछ भी चीज़ हम आपके लिए और लेकर आ सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छी लग रही हो, समझने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, और फॉलो कीजिएगा विद्यावर्ष को और भी अच्छे डेप्थ में पढ़ने के लिए, अच्छी वीडियोस के लिए। तो आप सभी का थैंक यू। बने रहिएगा सेशन में, मिलते हैं अगले लेक्चर में।